नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीजेआई गवाही पर हमले के बाद पीएम मोदी ने फोन पर सीजेआई से की बात, कहा ऐसे हमले बेहद निंदनीय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे नागालैंड, सभा को किया संबोधित। बिहार में एनडीए और महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय, जल्द होगी घोषणा। विमेंस वर्ल्ड कप में आज होगा इंग्लैंड और बांग्लादेश का आमना सामना, बारिश डाल सकती है खलल। ट्रंप ने मीडियम और हैवी ट्रकों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की किया ऐलान, 1 नवंबर से लागू होगा टैरिफ। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कोशिश के बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई से बात की है। पीएम मोदी ने उन पर हुए हमले को परेशान करने वाला बताया, साथ ही ये भी कहा कि ऐसे कृत्यों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि ये हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सीजेआई गवाही से बात करने की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, ये अत्यंत निंदनीय है। सीजेआई बीआर गवई पर हुए हमले को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हमले की निंदा की है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज सर्वोच्च न्यायालय में ही मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया। यह हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। जब देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति को न्यायालय में ही इस तरह के अपमान का सामना करना पड़े तो ये गंभीर चिंता का विषय है। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं, देखिए। गवई साहब दलित समाज से आते हैं और आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय गवई साहब, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। आज वो सुरक्षित नहीं है। ये 2014 के बाद से जिस प्रकार का जहर, घृणा धर्म के आधार पर फैलाई जा रही है, धर्म के आड़ पर बांटने का काम किया जा रहा है, ये सोच को संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं? इनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोहिमा का दौरा करने के लिए नागा सॉलिडेरिटी पार्क में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से कई बातचीत की। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, साथ ही लोकसभा सांसद एस सुपोंग मरेन जमीर ने कोहिमा स्थित कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान घोषणा कर दी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस की जिस रैली की बात की गई थी, इसमें कम से कम 10,000 लोगों के जुटने की उम्मीद जताई गई थी। सुरक्षित लोकतंत्र, सुरक्षित धर्मनिरपेक्षता और सुरक्षित नागालैंड थीम पर आधारित ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें युवा, रोजगार, उद्यमिता, सुशासन और सड़क संपर्क जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। भारतीय सेना द्वारा एक ऐप से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मंसूबों को धराशायी करने की जानकारी सामने आई है। दरअसल सेना ने हाल ही में एक अत्याधुनिक स्वदेशी एआई आधारित एप्लीकेशन बनाया है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार दुश्मन की योजना और तैनाती से जुड़ी जानकारी समय रहते सेना को देकर उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कोलेशन सिस्टम नाम के इस ऐप ने ऑपरेशन सिंदूर में 90.4% की सटीकता के साथ सीमा पर दुश्मन की हर गतिविधि और कदमों की जानकारी दी। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर विकसित इस एप्लीकेशन में सीमा पार दुश्मन के तौर तरीकों से जुड़ी जानकारी फीड की गई। यहां तक कि दुश्मन की सेना के मूवमेंट और तैनाती के पैटर्न का 26 साल का डेटा भी इस ऐप के साथ जोड़ा गया।
इस ऐप ने दुश्मन के सेंसरों की सटीक पहचान में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण पाकिस्तान के हमले विफल करने में बड़ी मदद मिली। इस ऐप ने सेना की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस क्षमताओं को नया आयाम दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की रडार पर आ गए हैं। मुंबई पुलिस की EOW शिल्पा के घर पहुंची और उनसे तकरीबन 4.5 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। पुलिस ने इस मामले में शिल्पा और राज के बयान दर्ज किए हैं। पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी से उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी के बैंक खाते में हुए कथित ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस को दी गई। पूछताछ के दौरान शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज भी दिए, जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने पुलिस से अपने बयान में कहा कि धोखाधड़ी की शिकायत करने वाले दीपक कोठारी की NBFC से 60 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। बाद में इसे कोठारी की कंपनी में इक्विटी के तौर पर एडजस्ट किया गया। इस रकम में से 20 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सेलिब्रिटी प्रमोशन, ब्रॉडकास्ट के खर्चे समेत अन्य चीजों पर हुआ। बिपाशा बासु और नेहा धूपिया को इस काम के लिए पेमेंट की गई थी। राज ने प्रमोशन की तस्वीरें तक पुलिस को दिखाई। 49 करोड़ रुपए के फेक लिकर चालान घोटाले में ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय ने अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई लिकर फेक चालान स्कैम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। ईडी ने यह जांच रावजी पुलिस स्टेशन इंदौर में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी, जिसमें कुछ शराब ठेकेदारों पर लगभग 49.42 करोड़ का सरकारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इन ठेकेदारों ने सरकारी ट्रेजरी चालानों में हेराफेरी की थी। वो चालान में रुपये शब्दों में वाला जो हिस्सा था वो खाली छोड़कर जमा कर देते थे और बाद में पैसा बढ़ाकर फर्जी चालान तैयार किया जाता था। ईडी की जांच में अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड पाया गया है। दोनों ने मिलकर ये फर्जी चालान बनाने और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने की साजिश रची। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए राज्य के खाद्य साथ ही औषधि प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर और 2 ड्रग इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। एक ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का तबादला कर दिया गया है। वही बात की जाए MP में डॉक्टर्स की, तो गिरफ्तारी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है और दवा कंपनी साथ ही रेगुलेटर की कमियों से ध्यान भटकाने की चाल इसको बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने छिंदवाड़ा प्रकरण के संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा, जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन और खाद्य साथ ही औषधि प्रशासन के उप संचालक शोभित कोस्टा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का तबादला कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूरत के ओलपाड तालुका में मौसम में अचानक बदलाव की वजह से हवा के साथ ओलपाड के कुछ इलाकों में बारिश हुई। किसान आगे होने वाली बारिश को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि मानसून में धान की फसल तैयार हो रही है। दूसरी तरफ गन्ने की बुआई भी शुरू हो जाएगी। अगर बारिश इसी तरह से जारी रही, नुकसान की आशंका और बढ़ सकती है। गुजरात के कई इलाकों में मानसून अभी भी कहर बरपा रहा है, जिससे हर कोई परेशान है, खासकर किसान इससे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। राजकोट जिले के धोराजी के तोरनिया और नानी परबड़ी गांव के बीच ढाबी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तोरानिया निवासी मयूर भाई श्यामजी भाई दिलवाड़िया, जिनकी उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है, कुछ दिन पहले तोरानिया गांव से लापता हो गए थे और पुलिस और ग्रामीण उनकी तलाश कर रहे थे। अब ढाबी के पानी के टैंक में युवक का शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए धोराजी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। युवक परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की हत्या करके शव को फेंक दिया गया। तालुका पुलिस फिलहाल उचित जांच कर रहे हैं और आगे की जांच के बाद ही असली सच्चाई सामने आ पाएगी। फिलहाल मृतक के चचेरे भाई रमेश दिलवाड़िया का बयान जो है वो सामने आया है इस पूरे वीडियो में।
सूरत महानगर पालिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरत महानगर पालिका ने म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड का आईपीओ जारी किया है। नई स्थायी समिति कक्ष मुगली सराय सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महापौर दक्षेश किशोर भाई मावाणी, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल, साथ ही नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने की। सूरत नगर निगम भारत का पहला ऐसा शहरी निकाय बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय हरित प्रमाणन के साथ म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू जारी किया है। नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज इंडिया के कैपिटल मार्केट में ग्रीन बॉन्ड रेज किया है और वो ग्रीन बॉन्ड ऐसा है जिसमें लोग रिटेल इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो ग्रीन बॉन्ड है उसको बहुत अच्छी सफलता मिली है और 7.65 टाइम्स ग्रीन बॉन्ड ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हुआ है। हर एक कैटेगरी जैसे कि QIB की कैटेगरी में 8.8 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, HNI में 7.48 और रिटेल इन्वेस्टर्स में 3.30 का ओवर सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन सूरत महानगर पालिका के ग्रीन बॉन्ड को मिला है। गुजरात का ये फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू है। इंडिया में भी सिटीज़ में इंटरनेशनली सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड पब्लिक के लिए इशू करने में सूरत शहर ने पूरे भारत देश में आज बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री ने म्युनिसिपल बॉन्ड्स के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लास्ट ईयर्स में लिए हैं और 2070 नेट ज़ीरो का संकल्प लिया है। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में 2047 नेट ज़ीरो गुजरात की परिकल्पना के अंतर्गत सूरत महानगर पालिका ने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इनिशिएटिव्स के क्षेत्र में लोगों का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये जो ग्रीन बॉन्ड पब्लिक आईपीओ की आज शुरुआत की है उसका बहुत अच्छा सफलता सूरत शहर और सूरत महानगर पालिका को मिला है। इसलिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट ये इंडियन म्युनिसिपल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड के मार्केट में आज सूरत महानगर पालिका के ग्रीन बॉन्ड को मिला है। सूरत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उधना इलाके में महज 12 साल के एक बच्चे की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामला सूरत के उधना क्षेत्र के शुभम रेजिडेंसी का है, जहां कक्षा 7 में पढ़ने वाले 12 साल के अवनीश तिवारी ने अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक इन दिनों अवनीश की परीक्षाएं चल रही थी। पढ़ाई को लेकर माता पिता ने उसे थोड़े सख्ती से समझाया, जिसके बाद वो नाराज हो गया। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि अवनीश लिफ्ट से 9वीं मंजिल तक गया और वहां से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं उधना पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज करना शुरू कर दिया। जांच जो है वो शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि अवनीश ने ये कदम परीक्षा और पढ़ाई को लेकर माँ बाप की फटकार से आहत होकर उठाए हैं। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या बच्चे पर मानसिक दबाव या किसी और तरह का तनाव तो नहीं था। विमेंस वर्ल्ड कप में आज 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड का सामना लीग स्टेज में बांग्लादेश से हो रहा है। मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो चुका है। टॉस हर मैच की तरह जो है 2:30 बजे ही हुआ। दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में दूसरी बार आमने सामने आई। इससे पहले साल 2022 वर्ल्ड कप में सामना हुआ था। इस मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रन से जीत मिली थी। दोनों टीम ने अपने शुरुआती मैच जीतकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, जबकि इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 69 रन पर ऑल आउट करने के बाद 10 विकेट से जीत दर्ज की। दोनों टीमों के एक मैच खेलने के बाद 2-2 पॉइंट्स मिल चुके हैं दोनों टीमों को, लेकिन इंग्लैंड बेहतर रन रेट की वजह से पॉइंट्स टेबल में तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर है। इसलिए ये मैच बांग्लादेश के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारत ने 7 अक्टूबर को यानी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वो एक ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर बमबारी करता है। महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर खुली बहस के दौरान बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक नरसंहार करता है और केवल गलत दिशा दिखाकर अतिशयोक्ति से दुनिया को विचलित करने का प्रयास कर सकता है। भारत के प्रतिनिधि की तरफ से यह टिप्पणी एक पाकिस्तानी अधिकारी द्वारा आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद आई
और उस आरोप में कहा गया था कि कश्मीरी महिलाओं ने दशकों तक यौन हिंसा सहन की है। पार्वथनेनी हरीश ने कहा कि दुर्भाग्य से हर साल हमें अपने देश के खिलाफ पाकिस्तान की भ्रामक बातें सुननी पड़ती हैं, खासकर जम्मू कश्मीर पर, जिस भारतीय क्षेत्र पर वे कब्जा करते हैं। महिलाओं, शांति और सुरक्षा एजेंडे पर हमारा अग्रणी रिकॉर्ड बेदाग है। भारत द्वारा पाकिस्तान को पड़ी इस लताड़ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी संरक्षणवादी नीति को लागू करते हुए दूसरे देशों के स्टूडेंट्स के लिए भी अमेरिका के दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप की सख्ती के बाद अगस्त में अमेरिका ने लगभग आप कह सकते हैं 1/5 कम स्टूडेंट्स जो है वो वीजा जारी किए। सबसे बड़ा असर भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ा है। उनको जारी होने वाली वीजा में भारी गिरावट आई है। भारत को पछाड़कर अब अमेरिका में पढ़ने के लिए अपने स्टूडेंट्स को भेजने वाला सबसे बड़ा ओरिजिन देश जो अगर बना है तो वो चीन हो गया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अक्टूबर को जारी आंकड़ों से ये पता चला है। इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के मुताबिक अमेरिका ने अगस्त में 3,13,138 स्टूडेंट्स वीजा जारी किए, जो 2024 के इसी महीने से 19.1% कम है। अगस्त अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटी के लिए सबसे कॉमन शुरुआती महीना है और इसमें सबसे कम वीजा जो है वो जारी किए गए, ऐसा नजर आ रहा है। फ्रांस से एक बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नू ने महज 27 दिन में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 6 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। पीएम लेकोर्नू ने नए मंत्रिमंडल का ऐलान किया था, लेकिन 12 घंटे बाद ही उन्होंने इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया। लेकोर्नू 13 महीने में देश के चौथे पीएम थे। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने विश्वास मत न मिलने की वजह से सितंबर में इस्तीफा दिया था। लेकोर्नू सिर्फ 39 साल के हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। 2022 में मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद वो 5वें प्रधानमंत्री थे और पिछले साल संसद भंग होने के बाद तीसरे रह चुके हैं। लेकोर्नू के इस्तीफे के कारण फ्रांस की राजनीति में गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। संसद में किसी भी पार्टी को बहुमत न होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 नए हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने रेथियॉन के साथ $41.6 मिलियन के नए अमेरिकी अनुबंध के तहत पाकिस्तान को नवीनतम AIM-120C8 और D3 राम मिसाइलें बेचने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों पर एमराम मिसाइल ही दागी थी। इन दोनों मिसाइलों के मिलने से पाकिस्तान के हवाई क्षमता में बहुत बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल भविष्य में भारत के साथ होने वाले युद्ध के दौरान कर सकता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है? अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।